हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आर्य दुबे एंड वेलकम टू फ्यूचर एजुकेशन। आज हम डिमांड चैप्टर यानी जो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर है उसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखे गए हैं उनको, और उनमें क्या क्या हमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करते हैं उनको हम यहाँ पे आज अच्छी तरीके से सॉल्व करने वाले। सो हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल एंड अ कर्व। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे तीन चीज़ें बोली गई। पहले आप लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करें और साथ में दूसरी और तीसरी शेड्यूल और एक कर्व भी ड्रॉ करें। तो पहले हम लॉ ऑफ डिमांड का जो मीनिंग है उसको डिफाइन करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। यानी क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एक इनवर्स रिलेशनशिप को स्टेट करता है, किसके बीच में? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को, वाइल कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम जो प्राइस और डिमांड है उसके बारे में बात कर रहे हैं और जो बाकी अदर फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करती हैं हम उनको कांस्टेंट रखेंगे। यानी कि उसके लिए हमने यहाँ पे टर्म इस्तेमाल करा है क्या? सेट्रिबस पेरिबस। ये हम इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे यही है कि जो अदर फैक्टर्स हैं हम उनको कांस्टेंट रखते हैं, दैट इज वाई सेट्रिबस पेरिबस यहाँ पे लिखा गया है। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। ये फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज के नाम से भी जाना जाता है। अब लॉ ऑफ डिमांड में कुछ चीजें जो है हम एज्यूम करके चलते हैं। देयर आर सम एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। While stating a law of demand, we use the phrase keeping other factors constant or ceteris paribus। जैसे कि हमने देखा कि हम एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं keeping other factors constant यानी कि ceteris paribus। इसका मतलब क्या होता है? This phrase is used to cover the following assumptions on which the law is built। यानी कि ये कुछ assumptions के बारे में बात कर रहा है। यानी यहाँ पे हम कुछ चीज़ ऑलरेडी मान के चलते हैं कि ये पहले से ऐसी है। जैसे कि पहला, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज। यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस जो है वो चेंज नहीं होते हैं, है ना। अगर हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में स्टडी कर रहे हैं और जिस भी गुड के बारे में हम लॉ ऑफ डिमांड के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो हम मानते चल रहे हैं कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उस पर गुड के रिगार्डिंग उसका कोई प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है ना। अगर एग्जांपल के तौर पर बोलो कि हम टी को स्टडी कर रहे हैं अंडर लॉ ऑफ डिमांड, तो टी का जो सब्स्टिट्यूट गुड है यानी कि कॉफ़ी, उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बिकॉज कॉफ़ी में चेंज आने से यहाँ पर टी की डिमांड जो है बदल सकती है एंड इट विल डिस्प्रूव आवर लॉ ऑफ डिमांड। दैट इज वाई प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज। सेकेंड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो प्राइस है वो चेंज नहीं होगा, यानी कि वो भी सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि ऐसे गुड्स जिनको हम साथ में इस्तेमाल करते हैं। टी की अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड की बात करिए तो इट कुड बी मिल्क और शुगर, तो मिल्क और शुगर की जो प्राइस है वो भी यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे। थर्ड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन द सेम। जो कंज्यूमर की इनकम है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही, बिकॉज इनकम ऑफ द कंज्यूमर का डायरेक्ट इफेक्ट होता है किस पे? डिमांड पे। अगर उसकी इनकम बढ़ती है तो उससे क्या होता है? डिमांड बढ़ जाती है, और उसकी इनकम कम होती है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। फोर्थ, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ फ्यूचर। यानी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं फ्यूचर में इस कमोडिटी के प्राइस जो है वो बदलने वाली है, चेंज होने वाली है। फिफ्थ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम। वो जो कंज्यूमर का टेस्ट है, जो प्रेफरेंस है, जो भी हैबिट्स है, जो भी ट्रेंड्स हैं वो बदलने वाली नहीं है, वो सेम है। तो यहाँ पे कुछ जो फैक्टर्स दिए हैं इनको हम मान के चलते हैं कि ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहे, बदल नहीं रहे। दैट इज बाय द टर्म सेट्रिबस पेरिबस। ओके, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड की शेड्यूल और ग्राफ पे। दिस टेबल क्लियरली शोज दैट मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी आर डिमांडेड व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स एज सीन इन द फिगर। Demand curve DD slopes downward from left to right, indicating an inverse relationship between price and quantity demanded। ठीक है, तो जैसे जैसे हम कंज्यूम कमोडिटीज़ को और कंज्यूम करेंगे प्राइस जो है वो गिरता है। जैसे कि हमारे पास एक शेड्यूल है, हमने माना कोई भी कमोडिटी है, कोई भी उसको कमोडिटी को हम परचेज कर रहे हैं एट ₹5। 5 रुपये के प्राइस पर हम उसे परचेज कर रहे हैं और कितनी उसकी क्वान्टिटी है? 1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने अलग अलग लेवल्स पे यहाँ पे क्वांटिटी को डिफाइन करा है। हमने बोला कि चलो प्राइस जो है अब फॉल होना चालू हो जाएगी, यानी प्राइस से 5 से कितने हुए? 4 हो गई। प्राइस फॉल हुई तो डिमांड जो है देख सकते हैं क्लियरली बढ़ गई, 2 हो गई। फिर प्राइस 4 से कितनी हो गई? 3 हो गई। 3 हुई और कम हुई, अब डिमांड जो है बढ़ जाएगी, बिकॉज डिमांड जो है वो हमें एक इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच में? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। तो जैसे जैसे प्राइस जो है वो गिरेगा वैसे वैसे डिमांड जो है, प्राइस जो गिरेगा डिमांड हमारी बढ़ती रहेगी। तो इस तरीके से प्राइस देख सकते हैं 5 4 3 2 1, प्राइस जो है वो ड्रॉप होता रहेगा और डिमांड हमारी जो है वो बढ़ती रहेगी।
अब इस ग्राफ पे आप इसको हम प्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे ग्राफ पे हम दो एक्सिस ले लेंगे, एक हमारा एक्स एक्सिस और एक हमारा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम प्रेजेंट करेंगे प्राइस को और एक्स पे हम प्रेजेंट करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड को। अब वाई एक्सिस पे आप ले सकते हैं प्राइस के लेवल्स दिए 1 2 3 4 5, ये 5 आपके जो प्राइस के लेवल्स दिए गए जो अपने यहाँ पे थे 1 2 3 4 5, और वहीं पे क्वांटिटी डिमांडेड 1 2 3 4 5, और ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन यानी कि यहाँ पे आपकी कोई भी जो क्वांटिटी वो 0 रहेगी। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस जब आपको 5 था तो क्वांटिटी 1 कितनी थी, 1 थी, तो हम इसको मार्क करेंगे 5, प्राइस हमारा ये इधर, और जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड हो कितनी थी, 1 थी, तो इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से जोड़ दूंगा। तो जब भी हम ग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमको ऐसे को जोड़ के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली पॉइंट को मार्क कर सकते हैं कि दोनों किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, प्राइस और क्वांटिटी इन डिमांड किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बस हमें वो पॉइंट जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज़ वाई हमें ये इस चीज़ को मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपने किस चीज़ को कहाँ पे मार्क करा है। तो इस तरीके से वो समझ में आ गया, प्राइस आपकी 5 थी और क्वांटिटी डिमांड आपकी 1 थी, तो ये पॉइंट इस पर माप जाएगा। सिमिलरली आपका प्राइस जो है बाद में कितना हो जाता है 4, और अभी क्वांटिटी डिमांड कितनी होती है 2, तो 4 और 2 फिर कहाँ पे मिलते हैं, ये कुछ इस जगह पे मिलेंगी। सिमिलरली जो आपका 3 प्राइस है 3 और फिर क्वांटिटी डिमांड 3 2, तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी 4 और 1, तो क्वांटिटी डिमांड आपकी 5। ठीक है, तो ये आपको ऐसे मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इन पॉइंट्स को मार्क करें एंड मार्क करने के बाद क्या करना है, हमें इन पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर देना है। जैसे ही आप इन पॉइंट्स पे एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर देंगे तो आपको जो कर्व मिलेगा वही कर्व आपको क्या कहलाएगा, डिमांड कर्व। दैट इज वाई हमने उसको लेबल कर दिया डी डी। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन लॉ ऑफ डिमांड करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स? Substitute goods are those goods which can be used in place of one another for satisfaction of a particular want like tea and coffee। यानी कि ऐसे गुड्स जिनको हम एक दूसरी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, सेटिस्फैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वांट, ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यानी कि टी और कॉफ़ी जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। क्योंकि अगर आपको टी पीनी है तो आप टी की जगह अगर आपको टी ना मिले तो कॉफ़ी पी सकते हैं, कॉफ़ी ना मिले तो आप टी पी सकते हैं। यानी कि इनको हम एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि अगर किसी भी सब्स्टिट्यूट गुड की जो प्राइस है अगर वो बढ़ती है तो उससे क्या होता है, दूसरे गुड की डिमांड जो है वो भी बढ़ जाती है। अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो क्या होगा, लोग टी फिर कंज्यूम करना कम कर देंगे एंड दे विल शिफ्ट टुवर्ड्स कॉफ़ी जो उसका सब्स्टिट्यूट गुड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड से कॉफ़ी इंक्रीज, जैसे ना आपने एग्जाम्पल लेने लिए कॉफ़ी का प्राइस बढ़ता है, देन डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी से टी विल राइज एज टी विल बिकम रिलेटिवली चीपर इन कंपैरिजन टू कॉफ़ी, है ना। तो जैसे ही कॉफ़ी का प्राइस बढ़ेगा तो जो कंज्यूमर्स हैं वो टी की तरफ शिफ्ट करेंगे बिकॉज नाउ टी विल बी मोर चीपर देन कॉफ़ी। सो डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, है ना। डिमांड जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट होती है किसी भी चेंज इन प्राइस में चेंज आने की वजह से। वहीं पर होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, ऐसे गुड्स जिनको हम साथ में इस्तेमाल करते हैं, विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, लाइक टी एंड शुगर। जैसे कि टी और शुगर हो गए, है ना, तो आप टी और शुगर को जो है साथ में कंज्यूम करते हैं। जब आप चाय बना रहे हैं तो आप उसमें शुगर ऐड करते ही करते हैं। An increase in the price of complementary good leads to a decrease in the demand for a given commodity and vice versa। यानी कि किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस में अगर इंक्रीज आता है तो आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखने को मिलेगा आपको उस कमोडिटी में, है ना। जैसे कि टी और शुगर हो गई, अगर शुगर की प्राइस बढ़ती है तो वहाँ पे टी की डिमांड कम हो जाएगी बिकॉज अगर शुगर ज़्यादा महंगी हो गई, अगर आप चाय बनाना चाहें और शुगर महंगी हो गई तो फिर खाली आप ऐसा नहीं कि शुगर को आप अलग कर देंगे और फिर टी ही लेंगे, नहीं, क्योंकि बिकॉज ये दोनों की दोनों कमोडिटी साथ में इस्तेमाल करी जाती हैं एक पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, इसलिए किसी एक के प्राइस में बढ़ती देखने के कारण आप दूसरे की डिमांड कम होते हुए देख सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में पढ़ते हैं, if a price of a complementary good say sugar increases then demand for a given commodity say tea will fall as it will be relatively costlier to use both the goods together। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं शुगर की प्राइस बढ़ने के कारण टी की डिमांड कम हो जाएगी बिकॉज वो रिलेटिवली कॉस्टलियर हो जाएगा आप दोनों को साथ में इस्तेमाल करना।
So demand for a given commodity is inversely affected by the change in the price of complementary goods. यानी कि इन्वर्सली इफेक्ट क्या आता है, आप देख सकते हैं कि प्राइस एक का बढ़ा और दूसरे की डिमांड कम हो गई। इन्वर्स का मतलब ये होता है कि अगर एक बढ़े और दूसरा कम हो जाए तो उसको हम इन्वर्स बोलते हैं। और वहीं पे आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्स्टिट्यूट गुड का अगर हम ग्राफ देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री का देखते हैं वो गुड्स जिनको साथ में इस्तेमाल करते हैं, गुड विच आर यूज टुगेदर। एग्जांपल में टी एंड शुगर दे दिया, कार एंड पेट्रोल दे दिया। और यहाँ पर कर्व में देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपका एग्जांपल लिया है आईफोन और उनके आईफोन की केसेस का, बिकॉज ये दोनों के दोनों गुड्स जो हैं इनको हम साथ में इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन हो गया और सब केस हो गया, फ़ोन और केस दोनों साथ में यूज होते हैं। तो हमने यहाँ पे वाई एक्सिस पे यहाँ पे प्राइस दे दिया किसका, आईफोन का, और हमने एक्स एक्सिस पे हमने ली थी क्वांटिटी आईफोन केसेस की। अगर आईफोन का प्राइस जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कम हो रहा है ना, तो ये प्राइस जो है यहाँ पे हाइपोथेटिकल है ना, इसको आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है यहाँ से यहाँ कम हो जा रहा है, प्राइस में एक डिक्रीज है। तो हमने जैसे कि देखा था कि यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप है, अगर प्राइस कम होगा किसी एक चीज़ का, दूसरी की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं आईफोन केसेस के जो है प्राइस वो बढ़ जाएंगे, बिकॉज नाउ इट विल बी रिलेटिवली चीपर टू बाय बोथ ऑफ द, है ना। अब दोनों को खरीदना जो है आसान हो जाएगा। अगर आईफोन सस्ता होता है तो लोग आईफोन और लेंगे, और अगर आईफोन और लेंगे तो फिर सीधी बात है उसकी क्वांटिटी जो है केसेस की वो भी बढ़ जाएगी। फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर हम ग्राफ देखें तो दोनों का जो रिलेशन होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और उसके कमोडिटी का, दोनों का कैसा होता है, दोनों का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। गुड्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी, कोक एंड पेप्सी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्राइस ऑफ कॉफ़ी लिया है और दूसरे का डिमांड ऑफ टी ली है। अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है यानी पी से P1 इंक्रीज हो जाता है, तो जो टी है, टी की क्वांटिटी जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी। क्यों? मिली का अब कॉफ़ी जो है वो रिलेटिवली कॉस्टलियर हो गई है लोगों के लिए कंज्यूम करना, दैट इज़ बाय पीपल विल शिफ्ट टुवर्ड टी, एंड अब टी की जो क्वांटिटी है वो क्यू से Q1 बढ़ जाएगी। तो इसलिए एक डायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे एग्जिस्ट करता है प्राइस ऑफ कॉफ़ी और डिमांड ऑफ टी में। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द demand of individuals. Determinants of demand, any individual demand. Demand for a commodity increases or decreases due to a number of factors. तो किसी भी commodity की जो डिमांड है वो अलग अलग फैक्टर से चेंज हो सकती है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारा वो है प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, यानी किसी भी गिवन कमोडिटी का प्राइस, है ना। हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि उसका प्राइस क्या है ना। हम अगर देखते हैं कि अगर उसका प्राइस एक रीजनेबल रेट पे मिल रहा है, यानी वो कमोडिटी रीजनेबल प्राइस का आ रहे हैं, तो भी हम उसे खरीदते हैं। अगर प्राइस ज़्यादा होता है तो हम नहीं खरीदते, और अगर प्राइस कम मिलता है तो हम खरीद लेते हैं। यानी प्राइस और जो डिमांड है उनके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल एग्जिस्ट करता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसे बोला ये क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी। जनरली देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो कैसा एक रिलेशनशिप है, एक इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। आपको समझ में आ रहा होगा इनवर्स का मतलब क्या होता है ना। इट मीन्स एज प्राइस इंक्रीजेज क्वांटिटी डिमांड फॉल्स ड्यू टू डिक्रीज इन द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ कंज्यूमर। जैसे कि प्राइस अगर इंक्रीज होता है, प्राइस बढ़ता है, तो डिमांड क्या हो जाती है। यही होता है कि हमारा इनवर्स रिलेशनशिप, और वाइस वर्सा भी ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी से टी इंक्रीजेस, अगर कोई गिवन कमोडिटी टी है उसकी प्राइस बढ़ती है, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल एज द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम टी विल फॉल ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस, है ना। एंड बेसिकली आप देख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें जो है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करती है, सेटिस्फैक्शन के अराउंड। देखो सेटिस्फैक्शन जो है उसका रिलेशन रहता है हमारी, हम जितनी प्राइस पे कर रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ खरीदने गए और आपने उसके लिए कम प्राइस पे करा तो आपको सेटिस्फैक्शन लेवल आपका इन जनरल ज़्यादा रहेगा। दो कारणों से, एक तो वो कमोडिटी कंज्यूम करके और दूसरा कम प्राइस पे करके। सिमिलरली वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर आपने उसके लिए ज़्यादा प्राइस पे करा तो ओवरऑल आपका सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ बोला गया कि अगर किसी गिवन कमोडिटी के लिए अगर टी के प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर चाय लाना महंगी हो जाती है तो फिर लोग उसको उतना कंज्यूम नहीं करेंगे जितना पहले कर रहे थे, बिकॉज अब उससे वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें नहीं मिल रहा है। Due to rise in its price, the following determinants are termed as the factors or factors other than price। तो ये यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट प्राइस है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्राइस ऑफ द गिवन क्वांटिटी। इसके अलावा बाकी जो फैक्टर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स अदर देन प्राइस। ये हमें काम में आता है बिकॉज जब हम चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसमें ये दोनों के दोनों टर्म्स जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट फिर हमें नेक्स्ट डिटरमिनेंट में आएंगे जो कि हमारा रहेगा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है डिमांड का।
इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिमांड फॉर कमोडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है वो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को इफेक्ट करता है। However, the effect of change in income on demand depends on the nature of commodity under the consideration। यानी कि इनकम जो है वो डिटरमाइन करती है एक कंसिडरेशन के अंदर में। पहला, दो तरह के गुड होते हैं, एक होता है नॉर्मल और एक होता है इन्फीरियर। नॉर्मल गुड यानी ऐसा गुड्स जिसमें किसी कंज्यूमर की अगर इनकम बढ़ रही है तो उस कमोडिटी की इनकम भी बढ़ जाएगी, ऐसे गुड को नॉर्मल बोलते हैं। और अगर इन्फीरियर गुड में अपोजिट होता है, किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाने से उस गुड की डिमांड जो है वो कम हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे देखेंगे, सपोज इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस, किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, एज अ रिजल्ट द कंज्यूमर रिड्यूसेस कंजम्पशन ऑफ टोन्ड मिल्क एंड इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑफ फुल क्रीम मिल्क, है ना। तो टोन्ड मिल्क का जो कंजम्पशन है वो उसको कम कर देगा और क्रीम मिल्क, फुल क्रीम मिल्क जो है उसका कंजम्पशन बढ़ा देगा। क्यों ऐसा करेगा? बिकॉज किसी भी कंज्यूमर की अगर इनकम बढ़ती है तो वो उस चीज़ को छोड़ देगा जो कि पहले चीप आती थी या फिर उसको मजबूरन लेना पड़ता था बिकॉज वो अच्छी प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर पाता। जैसे यहाँ पे टोन्स मिल्क दिया है जिसमें कम फैट होता है, कम क्रीम होती है और जो कि चीपर आता है, तो हो सकता है कंज्यूमर जो है उस मिल्क का कंजम्पशन बंद कर देगा और बाद में जब उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो वो स्विच कर लेगा इस पर फुल क्रीम मिल्क पे। तो ऐसे गुड्स तो हम बोलते हैं क्या, इन्फीरियर गुड। इन दिस केस टोन्ड मिल्क इज एन इन्फीरियर गुड, है ना। तो अब इसमें टोन्ड मिल्क जो है वो एक इन्फीरियर गुड है। जब भी किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वैसा कंजम्पशन बंद कर देता है, कम कर देता है। वेयरएज फुल क्रीम मिल्क जो है वो एक नॉर्मल गुड है, बिकॉज जैसे आपकी इनकम बढ़ी तो फुल क्रीम मिल्क की डिमांड भी जो है वो बढ़ गई, है ना। तो हम ले सकते हैं दोनों एग्जांपल में हमने दोनों देखे, नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड, है ना। एक बार आपको पढ़ा देते हैं अच्छे तरीके से। इफ द गिवन क्वांटिटी इज अ नॉर्मल गुड देन इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू राइज इन डिमांड, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, वाइल डिक्रीज इन इनकम रिड्यूसेस डिमांड, और यहीं पर अगर इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। वेरएज इन्फीरियर गुड में उल्टा होता है ना। आप देख सकते हैं इनकम और डिमांड साथ साथ चलते हैं कि इसमें नॉर्मल गुड में अगर इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड ही बढ़ेगी, पर महिला देख सकते हैं इन्फीरियर गुड में उल्टा होता है, अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड कम होती है, यानी कि अगर इनकम बढ़ रही है डिमांड कम होगी। और वाइल डिक्रीज इन इनकम लीड्स टू राइज इन डिमांड, यानी कि इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हमारा नेक्स्ट फैक्टर आता है कि जो रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइस भी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी इज आल्सो अफेक्टेड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है वो हमने प्रीवियस आंसर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री का, जैसे कि टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट होते हैं, कोक एंड पेप्सी, पेन एंड पेंसिल, CD एंड DVD, इंक पेन, बॉल पेन, राइस एंड वीट, ये सारे के सारे गुड्स जो है इनको हम एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो ये या फिर वो। तो ये हमारे होते हैं क्या, सब्स्टिट्यूट गुड्स। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास एग्जाम्पल ज़्यादा होते नहीं है, तो अब देख सकते हैं हमें अच्छे खासे हमारे 6 एग्जाम्पल है। वेरएज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम जैसे टी एंड शुगर, पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर, पेन एंड रिफिल, ब्रिक एंड सीमेंट, ये सारे के सारे गुड्स जो हैं ये हम साथ में कंबाइन करके इस्तेमाल करते हैं सेटिस्फाई पर्टिकुलर वांट। और वहीं पे नेक्स्ट अब आता है क्या, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। दे इंक्लूड चेंज इन फैशन, कस्टम, हैबिट्स एक्सेट्रा, है ना। टेस्ट एंड प्रेफरेंस यानी कंज्यूमर का कोई भी हैबिट हो, कोई टेस्ट हो, कोई चॉइस हो, है ना। जैसे कोई चेंज इन फैशन होता है, कोई कस्टम्स बदल रहे हैं, हैबिट बदल रही हो। इफ अ कमोडिटी इज इन फैशन और इज इन प्रीफर्ड बाय द कंज्यूमर, द डिमांड फॉर सच कमोडिटी राइजेस, यानी कि अगर कोई कमोडिटी है, अगर वो फैशन में है, कोई पर्टिकुलर आपका कोई पर्टिकुलर ऐसे शर्ट है, कोई कपड़े हैं जो अभी फैशन में चल रहे हैं, तो उनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। ऑन द अदर हैंड डिमांड फॉर कमोडिटी फॉल्स तो कंज्यूमर हैव नो टेस्ट फॉर दैट कमोडिटी, और डिमांड वहीं पर गिर जाती है अगर कंज्यूमर कोई टेस्ट नहीं है उस कमोडिटी को लेके, ठीक है। तो ये तो हमारे से डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। हमें डिफरेंशिएट करना है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे अलग है हमारे चेंज इन डिमांड से। तो पहले हम यहाँ पे मीनिंग डिफाइन करेंगे कि क्या होता है क्वांटिटी डिमांडेड और क्या होता है चेंज इन डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, वेन एवर डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस। जब भी किसी कमोडिटी की डिमांड बदलती है किस कारण से, उसके प्राइस के चेंज होने से, then such change in demand is known as change in quantity demanded। यानी ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। वेरी सिंपल एज दैट।
फॉर एग्जाम्पल इफ डिमांड फॉर पेप्सी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, यानी पेप्सी का अगर डिमांड बदल रही है क्योंकि उसके प्राइस में चेंज आया है ना, हो सकता है कि हमने उसकी प्राइस बढ़ा दी और इसका डिमांड कम हो गई हो, या फिर हमने उसकी प्राइस कम कर दी हो जिससे उसकी डिमांड बढ़ गई हो। इस तरीके के चेंज को हम क्या बोलेंगे, इस तरीके के चेंज को हम बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। वेयर एज चेंज इन डिमांड पर अगर हम देखें, whenever डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, है ना। तो अभी हम जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें देखते हुए कि कैसे डिमांड के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, है ना। तो जो अदर फैक्टर्स होते हैं और उनके कारण कोई कमोडिटी की डिमांड बदल रही है, तो ऐसे चेंज को हम बोलते हैं क्या, चेंज इन डिमांड। Whenever demand for the given commodity changes due to factors other than price, then such change in demand is known as change in demand. For example, if demand for Pepsi changes due to change in the price of Coke, or due to change in the price, change in income, or due to change in taste, में such change in the demand for Pepsi is known as change in demand, है ना। यानी बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हो सकते हैं कि जैसे पेप्सी के यहाँ पे हो रहा है यार कि डिमांड बदल रही है, क्या कारण से हो सकता है कि कोक की प्राइस कम हो गई हो या बढ़ गई हो, है ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, या फिर चेंज इन इनकम हो गई हो, किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई हो, या फिर ड्यू टू चेंज इन टेस्ट, देन सच चेंज इन डिमांड फॉर पेप्सी इज नोन एज चेंज इन डिमांड। ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड शिफ्ट होती है, क्योंकि आपको यहाँ पे याद है ज़रूरी है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हम मूवमेंट भी बोलते हैं और चेंज इन डिमांड को हम शिफ्ट भी बोलते हैं। कभी कभार ये क्वेश्चन का जो है इन वर्ड्स का इस्तेमाल इंटरचेंजेबली किया जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। तो बेसिक हम मीनिंग दिया है यहाँ पे, पहला मूवमेंट क्या होता है भाई, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, यानी वही जो डेफिनेशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में बात करते हैं, इस कारण से चेंज इन इट्स ओन प्राइस। When demand for a commodity changes due to a change in any factor other than its own price, यानी कि डिमांड चेंज हो रही है any other factor than its own price, तो आपका वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट। रीजन दिया है, रीजन क्या है, चेंज इन प्राइस, है ना। आपको हमेशा याद रखना है रीजन ये है जो उस चीज़ को डिफाइन करता है, और यहाँ पे रीजन क्या दिया है, चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन द ओन प्राइस। अदर नेम से बोला गया है तो हम इसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं, और इसको हम चेंज इन डिमांड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्राइस एंड अदर फैक्टर्स। इन दिस केस अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जैसे हम ले सकते हैं कि अदर फैक्टर्स जो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड या फिर मूवमेंट में कांस्टेंट रहते हैं, और वेयर एज प्राइस जो है आपका शिफ्ट में वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। दोनों में हम यहाँ पे एजम्पशन लेके चलते हैं। टाइप्स की अगर बात करें तो मूवमेंट कितने प्रकार का होता है, एक्सपेंशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेयर एज शिफ्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। आगे जाके हम ग्राफ में समझेंगे कैसे शिफ्ट और एक्सपेंशन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड दोनों के हमारे पास ग्राफ्स गिवन है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो यहाँ पे क्या दिया आपको, प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस दिया आपको 1, और जो प्राइस 1 पे जब किसी कमोडिटी का प्राइस 1 रुपये था तो क्वांटिटी कितनी थी, तब उसकी 12, प्राइस बढ़ के कितना हो गया 2 रुपये, और क्वांटिटी कितनी हुई 5। तो आप देख सकते हैं कि जो कर्व है यहाँ से यहाँ मूवमेंट हुआ, वो भी कहाँ पे, अलोंग द सेम कर्व, तो उसको मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व भी बोलते हैं, चेंज क्वांटिटी डिमांड को। और अगर आप बात करूँ पर्टिकुलर इस चेंज की, अगर जो 1 से 2 पे जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जो है कर्व है हमारा, ये वाला कर्व जो है ये बड़ा था पहले, और ये कितना हो गया, छोटा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी सिकुड़ गया, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। अगर कर्व यहाँ से लेके यहाँ जाता है तो एक्सपेंशन, यहाँ से यहाँ आता है तो कॉन्ट्रैक्शन, है ना। बट दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक जो कि इसी के अंदर आता है। वेर एज अगर हम चेंज इन डिमांड में आए ना, चेंज इन डिमांड में प्राइस जो है, प्राइस कॉन्स्टेंट रहेगा, इन 2 रुपये ही रहेगा, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है ना, प्राइस ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। बट कोई अदर फैक्टर्स में चेंज आया है, जैसे कि हो सकता है कि इनका ऑन द कंज्यूमर जो है वो चेंज हो रही हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई टेस्ट में प्रेफरेंस में चेंज आ रहा हो, इसी में कारण से डिमांड जो है चेंज हो रही है। आप देख सकते हैं कल में यहाँ पे हमारे D1 था, D1 से वो शिफ्ट हो गया, दैट इज व्हाट इज नोन एज शिफ्ट। तो ये शिफ्ट इनकम कितना हुआ, D2 पे चला गया। आप देख सकते हैं D1 से D2 पे गया तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, और ऐसे शिफ्ट को हम क्या बोलेंगे, आप देख सकते हैं राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो ये राइट पर शिफ्ट कराएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ यहाँ पे टेस्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, इससे जानने के लिए कि क्या हमें कंसेप्ट का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से हमने ग्रास्प करा है कि नहीं करा है। जैसे क्वेश्चन दिया हमें यहाँ पे, पीपल बाय मोर आइसक्रीम ड्यूरिंग समर देन विंटर, है। तो जो लोग होते हैं ज़्यादातर समर में आइसक्रीम ज़्यादा लेते हैं, आइसक्रीम विंटर के बजाय। बल्कि कुछ लोग हो सकते हैं जो विंटर में आइसक्रीम प्रेफर करते हो, बट मेजरली जो लोग होते हैं वो यूजुअली आइसक्रीम समर में ज़्यादा खाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम की डिमांड जो है वो समर के ड्यूरिंग, समर के दौरान यानी गर्मी के मौसम के दौरान ज़्यादा बढ़ जाती है।
क्या कारण है इसका? क्या आइसक्रीम में प्राइस कम हो रही है, क्या उसकी प्राइस बढ़ रही है? ऐसा कुछ तो नहीं है। इट इज़ अ फैक्टर नोन एज सीजन एंड वेदर। सीजन एंड कुछ चीज़ें होती हैं जो सीजनली या वेदर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे जब प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो ये आपको कैसा चेंज करना है? चेंज इन डिमांड। सेकंड, आपको कंज्यूमर इनकम फॉल्स एंड अ नंबर, यानी कंज्यूमर की इनकम फॉल जाती है और जो नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल परचेज है वो भी कम हो जाती है। इनकम कम हुई, इस कारण से डिमांड में चेंज है। दैट इज वाई इट विल बी आल्सो नोन एज चेंज इन डिमांड। फिर LG reduces the price of its TV by TV set में 10% and hence its sale increase, यानी कि LG ने अपने टीवी सेट का प्राइस कम कर दिया, यानी कि उस कमोडिटी है, उस कमोडिटी का प्राइस जो है उसको कम कर दिया 10% से, और वहाँ पे उसकी सेल जो है वो इंक्रीज हो गई। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली जो चेंज है वो कमोडिटी के खुद के चेंज में है, चेंज इन इट्स ओन प्राइस के कारण चेंज हुआ है। दैट इज वाई इट विल बी नोन एज चेंज इन QD। A college raises its tuition fee and as a result the number of student enrollment falls, है ना, यानी कि कॉलेज है अपनी ट्यूशन फी को बढ़ा देता है जिस कारण से अब जो स्टूडेंट्स हैं वो कम एनरोल कर रहे हैं। यहाँ पे भी जो चेंज है वो किस कारण से? चेंज इन प्राइस। दैट इज वाई इट विल बी आल्सो नोन एज चेंज इन QD एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। तो हमने ऐसे क्वेश्चन में पढ़ा था कि इंडिविजुअल डिमांड होती है, वैसे ही एक मार्केट डिमांड की डिटरमिनेंट्स भी जो है वो अलग होते हैं। Determinants of market demand, there are certain special features of market demand which are not observed in case of individual demand. Market demand is influenced by all the factors affecting individual demand for a commodity, यानी कि मार्केट डिमांड की जो डिटरमिनेंट्स है उनके अंदर वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो इंडिविजुअल डिमांड के अंदर हमने पढ़े थे। इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स, और कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स के कारण जो एडिशनल जो इसको मार्केट डिमांड की जो उसको अलग करता है वो फैक्टर्स यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि पहला, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी साइज एंड कंपोजिशन। साइज यानी कि पॉपुलेशन कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, और कंपोजिशन यानी कि उस पॉपुलेशन का क्या पार्ट है, किस टाइप के लोग उस पॉपुलेशन में कंसिस्ट करते हैं। मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन द कंट्री, यानी मार्केट डिमांड जो है वो क्लियरली अफेक्ट होती है किसके कारण? पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री के कारण। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो डिमांड भी ऑफकोर्स ज़्यादा होगी, अगर पॉपुलेशन कम होगी डिमांड भी कम हो जाएगी। इंक्रीज इन पॉपुलेशन raises the market demand while decrease in the population reduces the market demand, यानी अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो मार्केट डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर पॉपुलेशन कम होगी तो मार्केट डिमांड भी कम होगी। Composition of population, that is ratio of males, females, children and number of old people in the population also affect the demand for a commodity, यानी कि अब साइज तो ठीक है लेकिन कंपोजिशन यानी कि उस पॉपुलेशन में कौन कौन से लोग हैं, यानी कौन कौन से प्रकार के लोग आते हैं, क्या हम कितने नंबर ऑफ मेल्स हैं, कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, चिल्ड्रन हैं या ओल्ड पीपल हैं, ये सब भी उसमें आता है। अगर जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखें, फॉर एग्जांपल इफ अ मार्केट हैज़ अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन, अगर वुमेन उस मार्केट में ज़्यादा है देन देयर विल बी मोर डिमांड फॉर आर्टिकल्स ऑफ देयर यूज़, यानी ये फिर उस कॉमन आर्टिकल्स की या फिर उन कमोडिटीज़ की डिमांड ज़्यादा रहेंगी जो स्पेसिफिकली वुमेन इस्तेमाल करती है। जैसे कि यहाँ पे ये हमें दिया है लिपस्टिक, साड़ी या फिर अदर कॉस्मेटिक्स वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं। एंड वाइस वर्सा भी ट्रू रहेगा मेल्स के लिए कि जो मेल्स के रिगार्डिंग जो भी कमोडिटी रहती हैं। फिर सीजन एंड वेदर, है ना, सीजन एंड वेदर भी जो है वो मार्केट डिमांड के अंदर आता है। सीजनल एंड वेदर कंडीशन ऑल्सो अफेक्ट द मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी, यानी कि जो सीजन और वेदर कंडीशन है वो भी मार्केट डिमांड को अफेक्ट करती हैं किसी कमोडिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग विंटर डिमांड फॉर वूलन क्लोथ्स एंड जैकेट्स इंक्रीजेज, यानी कि ड्यूरिंग विंटर जैसे विंटर सम टाइम चलता है तो वूलन क्लोथ्स की डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और वेयर एज मार्केट डिमांड फॉर रेनकोट एंड अम्ब्रेला इंक्रीज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, है ना। तो सीजन के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है घट रही है हम उसको पे बोलेंगे सीजन एंड वेदर। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इफ इनकम इन द कंट्री इज इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटी विल बी मोर, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है उस मार्केट में। अगर इनकम ज़्यादा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यानी कि सभी लोग एक प्रकार की कमोडिटी को अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि जब ज़्यादा इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब। However, if income distribution is uneven, यानी कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, यानी कि कोई ऐसा इंडिविजुअल ज़्यादा इनकम होल्ड करता हो जो ज़्यादा रिच हो और कुछ ऐसे लोगों जो पुअर हो, तो उस कारण से ओवरऑल मार्केट डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगी। दैट इज पीपल आर इधर वेरी रिच और वेरी पुअर, देन मार्केट डिमांड रिमेन एट लोअर लेवल, यानी मार्केट डिमांड जो है फिर वो लोअर लेवल पे आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कितने प्रकार की इलास्टिसिटी होती है डिमांड के अंदर। Degrees or types of price elasticity to demand. There are 5 distinct degrees or types by which various degree of elasticity is measured and graphically presented. We will see them one by one. एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहला हमारा आता है perfectly elastic demand. A perfectly elastic demand refer to a situation where demand is infinite at the prevailing price. किस प्रकार की डिमांड होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में? कैसे डिमांड जहाँ पे डिमांड क्या है
इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट यानी अनंत है, यानी ख़त्म नहीं हो रही है किसी एक प्रिवेलिंग प्राइस पे। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर अ स्लाइटेस्ट राइज इन द प्राइस कॉजेज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी टू फॉल ज़ीरो। और ऐसी सिचुएशन होती है ये कि हल्का सा भी अगर प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड जो है सीधे से फॉल होकर कितनी हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है ना। तो आप बोलेंगे कि ऐसी कौन सी कमोडिटी है जिसकी प्राइस इन्फ्लेटेड है एक पर्टिकुलर प्राइस पे और चेंज आने पे उसकी प्राइस उसकी डिमांड जो है ज़ीरो आती है। तो मैं बोलूँगा ऐसी कोई भी कमोडिटी नहीं है, बिकॉज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एक कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। फिर भी हम क्लोजली रिलेटेड कुछ कमोडिटीज देख सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो काफ़ी क्लोज आते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के, बट दे आर नॉट द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर इट। वहीं पे फिर सेकंड हम देखेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्या हो रही परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड? अब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर रिफर टू सिचुएशन व्हेन अ चेंज इन द प्राइस कॉजेज नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, यानी कि प्राइस में चेंज आ गया लेकिन क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आया, है ना। प्राइस को कितना भी बढ़ा दो या कितना भी कम कर दो, पर जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, कॉजेज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इवन अ ग्रेट चेंज इन प्राइस डज नॉट इम्पैक्ट द क्वांटिटी डिमांड, यानी कि एक बड़ा चेंज भी जो है वो इसमें अफेक्ट नहीं करता। तो आपको बता दूं मैं कि परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक दोनों के दोनों एक इमेजिनरी सिचुएशन है, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है ना। फिर भी अगर मैं इन इलास्टिक का भी आपको एग्जांपल दूं तो हम बोल सकते हैं कि मेडिसिन या फिर ड्रिंकिंग वाटर जो होता है वो इस कैटेगरी में आता है, बिकॉज अब देखिए मेडिसिन का प्राइस कोई कितना ही बढ़ा दे, लोग मेडिसिन कंज्यूम करते हैं, बिकॉज मेडिसिन जो होती है हमारी नेसेसिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आएगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, विच रिफर टू सिचुएशन वेयर अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड in response to a change in one price of the commodity is such that total expenditure on the commodity remain constant, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन वन प्राइस, यानी जितने से प्राइस बदल रहा है उतने से क्या है आपकी डिमांड भी बदल रही है, यानी रिस्पॉन्स है चेंज का वो क्या है, वो एकदम इक्वल है, वो बराबर है, सच दैट तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। तो ऐसे चेंज को हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, जितने परसेंटेज से मैंने प्राइस को बदला उतना ही परसेंटेज चेंज मैंने देखने को किसमें मतलब डिमांड में। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, अब ग्रेटर देन क्या मतलब क्या होगा कि हम ज़्यादा चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी व्हेन a change in quantity demanded in response to a change in the price of the commodity is such that total expenditure on the commodity increases when the price decreases and total expenditure decreases when the price increases, यानी कि जब आप चेंज देखें चेंज ज़्यादा है, मतलब मैंने प्राइस बढ़ाया तो डिमांड जो है वो कम हो गई, लेकिन डिमांड तो ज़्यादा ही कम हो गई, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, जो डिमांड है वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करे, दैट इज़ बाय ग्रेटर दैन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। वेयर एज अगर वहीं पे डिमांड जो है कम रिस्पॉन्ड कर रही है कि मैंने प्राइस कम किया, डिमांड बढ़ रही थी बट डिमांड बहुत ज़्यादा स्लाइट चेंज से बढ़ी, तो ऐसी डिमांड को हम बोला है कि लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। Elasticity of demand is less than the unit elastic when a change in quantity demanded in response to a change in the price of the commodity is such that total expenditure on commodity increases when the price rises and decreases when the price falls, ठीक है। तो ये तो हमारी होगा यूनिटरी इलास्टिक और उसके टाइप्स। अगर हम इसे ग्राफिकली मेजर करना चाहें तो कहाँ कहाँ पे आते हैं आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक जो है उसकी ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम क्या बोलते हैं, जो फिर डिग्री होता है वो होता है इनफाइनाइट, तो वो कुछ इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, यहाँ स्टिया आती है। फिर परफेक्टली इनइलास्टिक जो होती है उसकी ईडी होती है जीरो, यानी वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करती, दैट इज व्हाई इट एग्जिस्ट ऑन ईडी इक्वल टू जीरो। वहीं पे यूनिटरी इलास्टिक जो होती है उसका रिस्पॉन्स एकदम इक्वल रहता है, यानी कि वो जितने चेंज आ रहा है उसी को रिस्पॉन्ड करेंगे, दैट इज व्हाई ईडी इज इक्वल टू 1। फिर आपका ग्रेटर देन है तो यूनिटरी इलास्टिक में जो ईडी है इट विल बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन में आपका ईडी विल बी लेस देन 1, जो कि रिस्पेक्टिवली इन दो पॉइंट्स पे आता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमें वो फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं। क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बदलती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। सम ऑफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर, पहला नेचर ऑफ कमोडिटी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज प्रिवेलिंग इन द मार्केट व्हिच अफेक्ट द elasticity of demand. Ordinary necessities like salt, oil, textbook, etc. tend to have inelastic demand, whereas the luxury like air conditioner, fashionable garment, etc. have elastic demand. यानी कि पहले तो डिपेंड कर सकती है वो कमोडिटी किस नेचर की है, यानी कि क्या वो कमोडिटी नेसेसिटी है या फिर वो कमोडिटी क्या है एक लग्जरी है। अगर वो एक नेसेसिटी है सॉल्ट, ऑयल, टेक्स्ट बुक, तो उसकी डिमांड रहेगी वो इनइलास्टिक रहेगी। पर अगर वो एक लग्जरी है जैसे एयर कंडीशनर, फैशनेबल गारमेंट्स एक्सेट्रा, तो उनकी डिमांड इलास्टिक रहेगी।
नेक्स्ट फिर आपका है अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी कि क्या उसके सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट करते हैं। अगर ज़्यादा सब्स्टिट्यूट उसके एग्जिस्ट करते हैं तो उसकी डिमांड जो है वो कैसी रहेगी, इट विल हैव मोर इलास्टिक डिमांड बिकॉज इट इज़ ईजियर फॉर कंज्यूमर टू स्विच फ्रॉम दैट पर्टिकुलर गुड टू अनदर गुड, यानी कि फिर कंज्यूमर के लिए आसान रहेगा उस गुड से दूसरे गुड पे स्विच करने का। वेयर एज गुड्स विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट टेंड टू हैव इनइलास्टिक डिमांड, यानी कि ऐसे गुड्स जिनकी कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते उनकी एक इनइलास्टिक डिमांड होती है बिकॉज इवन इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस द कंज्यूमर डू नॉट हैव अ क्लोज सब्स्टिट्यूट एंड दे हैव टू बाय दैट गुड ओनली, यानी कि अगर प्राइस बढ़ भी रहा है तो भी कंज्यूमर पास मजबूरन पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो इस कारण से उनको वही गुड जो है वो बाय करना पड़ेगा। डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस, अब डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस मतलब कि वो एक गुड को हम कितने डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कमोडिटीज़ दैट कैन बी पुट टू अ वैरायटी ऑफ यूजेस हैव इलास्टिक डिमांड, यानी कमोडिटीज़ जिनको हम अलग अलग यूजेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस होते हैं, उनकी डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक। और वहीं पे जहाँ पे कमोडिटीज़ के यूज़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं तो उसकी डिमांड लेस इलास्टिक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपका पेपर क्या होता है, काफ़ी सारे कम यूज़ होते हैं, दैट इज़ वाई इट्स उसकी डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक रहेगी। इनकम लेवल ऑफ द बायर, इनकम लेवल ऑफ द बायर भी मैटर करती है, यहाँ पे दिखती है इनकम लेवल ऑफ द बायर। The elasticity of demand for goods also depends on the income level of its buyer. If the buyer of the goods are high-end consumer with a high level of income, they will not be bothered by the rise in price. So the elasticity of demand is expected to be low. यानी कि अगर इनकम बहुत ज़्यादा है, कोई हाई एंड कंज्यूमर है, इसके पास इनकम पैसों की कमी नहीं है, वो कुछ भी खरीद सकता है, उसके पास पैसों की कमी नहीं है, तो वहाँ पे जो डिमांड की इलास्टिसिटी रहेगी वो कैसी रहेगी, लो रहेगी, कम रहेगी। वहीं पे अगर इनकम ऑफ द बायर कम है तो वो क्या होगी, उसकी इलास्टिसिटी हाई रहेगी बिकॉज वो अब खर्च करने से पहले बार बार सोचेगा। फिर टाइम होराइजन, डिमांड फॉर एनी प्रोडक्ट इज इन इलास्टिक इन अ शॉर्ट पीरियड बट इलास्टिक इन अ लॉन्ग रन, यानी कि अगर हम टाइम पीरियड देखें तो शॉर्ट टर्म में कोई भी प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो कैसी होती है, इन इलास्टिक, और लॉन्ग रन में कैसी होती है, इलास्टिक। It is because in the long run, a consumer can consume his consumption habit, can change his consumption habit more conveniently than in the short period. Because एक short long run में consumer जो है वो अपने habits को बदल सकता है ना, जब उसका ज़्यादा समय रहता है तो वो change कर सकता है rather than comparing to short period, because short period में वो अपनी habits को इतनी जल्दी बदल नहीं पाता। It means that if the price of any product rises, then at the moment the demand for the product is expected to be inelastic, यानी कि हमें किसी commodity का price अगर बढ़ता है तो उस मोमेंट पे डिमांड जो है वो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करी जाती है, उस पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि इनइलास्टिक रहेगी बिकॉज शॉर्ट पीरियड में लोग अपनी हैबिट्स को एकदम से चेंज नहीं कर पाते, बट ये लंबे समय में एक हमें डिमांड पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। बट इन सम टाइम द कंज्यूमर विल फाइंड अ डिफरेंट अप्रोच टू टैकल दिस एंड हेंस द डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू बिकम इलास्टिक, यानी कि फिर डिमांड जो है एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फिर वो इलास्टिक बन जाएगी। ठीक है, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड में क्या डिफरेंस है। पहले मीनिंग लिखेंगे, इलास्टिक डिमांड इज व्हेन प्राइस चेंजेस रिजल्ट इन रिलेटिवली लार्जर क्वांटिटीज इन द क्वांटिटी डिमांड। जब प्राइस का कुछ चेंज आता है और हमें लार्जर चेंज देखने को मिलता है उसी क्वांटिटी डिमांड में, जो ऐसी डिमांड को हम बोलेंगे इलास्टिक डिमांड। वेयर एज इन इलास्टिक डिमांड यानी हम यहाँ मतलब याद रखने की जो कम रिस्पॉन्स कर रही है, यानी कि प्राइस चेंज हुआ लेकिन डिमांड में इतना चेंज देखने को नहीं मिला। इनइलास्टिक डिमांड इज व्हेन चेंज इन द प्राइस रिजल्ट इन रिलेटिवली स्मॉलर चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड, है ना, कहने कि चेंज हुआ प्राइस में लेकिन कितना स्मॉलर चेंज हमें देखने को मिला। ठीक है, ये उसका मीनिंग हो गया। प्राइस सेंसिटिविटी देखेंगे, गुड विद इलास्टिक डिमांड हाईली सेंसिटिव टू प्राइस चेंज, यानी कि जो इलास्टिक गुड होते हैं उनकी जो सेंसिटिविटी होती है प्राइस को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, प्राइस में हल्का सा चेंज भी उनकी डिमांड को बदल सकता है। वेयरएज इनइलास्टिक में जो गुड्स होते हैं वो इनसेंसिटिव हो ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते उस चीज़ को लेके। सब्स्टिट्यूट की बात करें तो इलास्टिक डिमांड के हमेशा यूजुअली काफ़ी से सब्स्टिट्यूट देखे जाते हैं, वेयरएज इनइलास्टिक के सब्स्टिट्यूट काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। टाइप ऑफ गुड देखिए, इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद लग्जरी और नॉन एसेंशियल गुड्स। यूजुअली इलास्टिक डिमांड में लग्जरी या फिर नॉन एसेंशियल गुड्स आते हैं, और वहीं पे इनइलास्टिक में आपके नेसेसिटी आइटम्स आते हैं या एसेंशियल गुड्स जो आपकी ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। इम्पैक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड, लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर स्मॉल चेंजेस इन प्राइस, यानी कि ज़्यादा चेंज देखने को हमें मिलता है क्वांटिटी डिमांडेड जब प्राइस बदलता है। जब प्राइस हल्का सा बढ़ा तो बहुत ज़्यादा चेंज आ गया प्राइस में, क्वांटिटी डिमांड में। जब प्राइस कम हुआ तो हमें तो ज़्यादा कम बड़ा चेंज देखने को मिला। वेयरएज यहाँ पे चेंज जो होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, स्मॉल चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड फॉर लार्ज चेंजेस नहीं, प्राइस बहुत ज़्यादा बदल रहा है लेकिन क्यूडी यानी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम चेंज हो रही है।
द डिमांड कर्व इज रिलेटिवली फ्लैट। और डिमांड कर्व कैसा होता है इलास्टिक डिमांड कर्व, मतलब वो फ्लैट होता है ना। तो हमें यहाँ पे याद रखना जरूरी है फ्लैट कैसा होता है। अगर मैं बोलूँ कर्व है कोई, तो यूजुअली वो फ्लैटर साइड को होता है, ऐसा फ्लैट होता है। और अगर वो हम वहाँ बात करें इन इलास्टिक की, तो ऐसा तो स्टीप होता है। स्टीप यानी कि वो कुछ इस तरीके से होता है, स्टीप है ना। स्टीप यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन में, और फ्लैट मतलब ऐसे एक लेटी हुई पोजीशन में है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट यानी कि पीईडी यानी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की वैल्यू क्या रहती है। तो यूजुअली इलास्टिक डिमांड की जो वैल्यू रहती है वो हमारी 1 से ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन 1। और वहीं पे जो हमारी इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट की यहाँ पे इन इलास्टिक की वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक, क्लोथिंग, लग्जरी आइटम्स, ये सारे क्या होते हैं आपके इलास्टिक डिमांड के एग्जाम्पल्स होते हैं। और वहीं पे इन इलास्टिक डिमांड में आप याद रखना नेसेसिटी आइटम्स को यूजुअली लिया गया, जैसे फूड, मेडिकेशन और यूटिलिटीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ डिमांड फॉर गुड एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 5 यूनिट्स टू 7 यूनिट्स ड्यू टू फॉल इन प्राइस फ्रॉम 10 टू 6 रुपीज़। यानी कि हम यहाँ पे आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने को बोला गया है, जहाँ पे वो गिवन है कि एक गुड है जिसकी प्राइस थी कितनी 5 रुपये, प्राइस उसकी डिमांड थी उसकी कितनी 6 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, और 5 यूनिट से कितने हुए 6-7 यूनिट्स, वेरएज़ उसका प्राइस जो था वो 10 रुपये से कम हो रहा है कितने 6 रुपये पे। तो पहले हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है। तो इट इज़ चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू बेस प्राइस, यानी जो ओरिजिनल प्राइस है वो पी, इसका पी लिखूँ मैं यहाँ पे, और आके ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है ना, आप वैल्यूज देखेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमारी कितनी है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है हुई हमारे। तो चेंज इन क्वांटिटी अब इससे 5 यूनिट से कितनी हो रही है, 7 यूनिट्स हो रही है। तो यानी ये कितना हो जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी 2 हो जाएगा। वही प्राइस जो था वो 10 रुपये से 6 रुपये कम हो रहा था, तो -4 आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन प्राइस इनटू मल्टीप्लाइड बाय पी। यानी ओरिजिनल प्राइस कितना था, ओरिजिनल प्राइस हमारा 10 रुपये था, 10 रुपये अपॉन में ओरिजिनल क्वांटिटी जो कि कितनी थी 5 यूनिट्स। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले में यहाँ पे कुछ पुट करेंगे, इसका हम आंसर निकालेंगे यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, यहाँ 2 आ जाएगा आपका, और ये 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। पर याद रखिए यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अभी कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन और दिया है, कंसिडर डिमांड फॉर अ गुड एट प्राइस 4। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि जब आप इसको निकालें तो कभी क्वेश्चन पूछ के आते हैं कि बताइए क्या ये प्राइस इलास्टिसिटी जो है, क्या ये इलास्टिक है या फिर ये इन इलास्टिक है। तो हमें यहाँ पे जैसे हमने पिछले बार डिफरेंस देखा था कि हमें पता था कि यहाँ पे जो इलास्टिक डिमांड होती है उसकी ग्रेटर देन 1 होती है, और इन इलास्टिक की लेस देन 1 होती है। इस केस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी चेंज हुआ है वो -1 आया है, यानी PED 1 आया है। तो मैं बोल सकता हूँ कि कैसी है, ये इन इलास्टिक डिमांड है। कभी कभार क्वेश्चन आप पूछ लेता है तो आप लिख भी सकते हैं इस चीज़ को कि डिमांड ऑफ दिस कमोडिटी इज इन इलास्टिक। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, कंसिडर द डिमांड फॉर गुड एट प्राइस फॉर डिमांड फॉर गुड गुड इज 25 मिनट्स। फिर यहाँ पे आपको प्राइस दी है कि जब 4 रुपये उसका प्राइस था तो उसकी डिमांड भी के लिए 25 यूनिट्स थी, और है बाद में सपोज द प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीजेस टू 5 एंड एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर द गुड फॉल्स टू 50 यूनिट्स। प्राइस उसका बढ़ गया और सी गुड की डिमांड जो फॉल हुई कितनी 20 यूनिट पे। तो बोला गया कि कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा BED इज इक्वल चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस यानी P अपॉन Q। तो चेंज इन क्वांटिटी यहाँ पे कितनी होगी हमारी, चेंज इन क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटी में कितना बदलाव आया, कितना चेंज आया। तो हम देख सकते हैं क्वांटिटी पहले कितनी थी, 25 थी, प्राइस बढ़ा तो 25 से कितनी हो गई, 20 हो गई। यानी चेंज इन क्वांटिटी जो है वो हमें नेगेटिव में 5 देखने को मिली है। अपॉन में चेंज इन प्राइस, प्राइस कितना था, प्राइस 4 रुपये था, 4 से 5 रुपये हो गए, यानी 1 रुपये से प्राइस जो है हमारा इंक्रीज हुआ, इनटू ओरिजिनल प्राइस, पहले ओरिजिनल प्राइस कितना था, 4 रुपये था, अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, क्वांटिटी ओरिजिनली कितनी थी 25 यूनिट्स। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको 5 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, नेगेटिव में 1 है, ये आपको 4/5 आएगा, इसको मैं लिखूँगा -4/5। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 8 ज़ा 40 हो जाएगा, इट विल बी इन डेसिमल्स यानी 0-0.k। ये आपका आंसर रहेगा, ये आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगी। और इधर भी आप बोलेंगे कि ये इलास्टिसिटी कैसी है, ये इन इलास्टिक डिमांड है, इसकी इस कमोडिटी की डिमांड कैसी है, इन इलास्टिक, यानी कि इसने ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करा।
ओके ओके, आई होप आपको ये लॉ मैथ्स टाइप क्वेश्चन जो हमने स्लाइड में डिस्कस करे आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है फर्दर तो आप कमेंट्स कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, हम आपके डाउट्स को तुरंत रिजॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ में अगर आप इस मेरे डिटेल डिस्कशंस को चाहते हैं देखना तो आप क्विक एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको मेरी डिटेल डिस्कशंस इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग मिल जाएंगे। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।